नेचुरल है उन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, साइंस की किस ब्रांच के अंदर करते हैं, फिजिक्स के अंदर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजे स्टडीज पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं हमारे चैनल एजे स्टडीज पर, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स की। सबसे पहले पता होना चाहिए फिजिक्स होती क्या है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो जो भी नेचर में जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, नेचुरल हैं, उन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उस साइंस की किस ब्रांच के अंदर करते हैं? फिजिक्स के अंदर करते हैं। नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका क्या रीज़न है, क्या पर्पस है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही हैं, उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। तो हमारा 10th क्लास में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज लाइट। लाइट। तो लाइट, सबसे पहले हमें लाइट के बारे में बताना चाहिए। व्हाट इज अ लाइट? तो लाइट क्या है? लाइट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द थिंग्स present around us। तो जो भी थिंग्स हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, जो भी नेचर की ब्यूटी है, वो सब हम किसके बदौलत देख पाते हैं? लाइट के बदौलत। लाइट क्या? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज अ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें हेल्प करती है। दैट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट हमारे प्रेजेंट आसपास है उन सबको देखने के लिए, नेचर की इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को देखने के लिए, नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए, सब चीज़ों के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की। लाइट की बदौलत ही हम सब कुछ देख पाते हैं। लाइट नहीं तो कुछ नहीं। ये क्या? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उसके बारे में हमें स्टडी करनी है आज। और फिजिक्स में ही एक ब्रांच है, दैट इज ऑप्टिक्स। अगर आप चश्मे की दुकान पे जाते हो, वहाँ पे भी लिखा होता है ऑप्टिकल। उसका मतलब ऑप्टिकल ही मतलब ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू लाइट। तो लाइट की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी? लाइट की। तो ऑप्टिक्स के हमने 3 डिवीजन कर रखे हैं। 3 डिवीजन क्यों? क्योंकि लाइट के बारे में तीन अलग अलग बातें कही गई हैं। वो देखो कैसे। पहली बात, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट, दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लाइट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आती है हमारी रे ऑप्टिक्स। Second one is quantum wave optics, and third one is quantum optics। तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स, हमें 3 ऑप्टिक्स, 3 इसके भाग हैं ऑप्टिक्स के। फर्स्ट आती है हमारी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या होती है? तो रे ऑप्टिक्स वो होती है जिसे हम लाइट को मानते हैं एज अ रे, कि लाइट क्या? एक रे है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। और यही हमें 10th क्लास में पढ़नी है। क्या? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को एज अ रे हम स्टडी करते हैं, एक रे की। लाइट क्या है? बहुत सारी रे की बनी हुई है। लाइट जाए स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये बात है रे ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स का क्या कहना है? ये लाइट रे नहीं है, वो एक वेव है, वेव की तरह चलती है।
वेव क्या होता है? एक डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस और एनर्जी का फ्लो होता है। वेव भी दो तरह की होती हैं, आपने पढ़ी हो तो 9th क्लास में। एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव हमारी वो वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए क्या है, मीडियम की आवश्यकता होती है। और जो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं उनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज EMW। तो इसकी स्टडी हम करते हैं, पूरी 1 यूनिट होती है हमारी फिजिक्स में इन द 12th क्लास। जो आगे जाके साइंस स्ट्रीम लेगा तो पढ़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, पूरी 1 यूनिट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही माना गया है क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? जब सूर्य से, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या सन केवल आखिरी फाइनल सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का, क्योंकि वहीं से एनर्जी आती है, वहीं से लाइट एनर्जी आती है। लाइट एनर्जी से ही फूड बनता है। फूड कैसे बनता है? फूड प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो सब कुछ एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। सन से ही लाइट एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट क्या करती है? सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है ही नहीं, तो मीडियम नहीं है तो फिर भी लाइट पहुंच जाती है अर्थ पर। इसका मतलब क्या है? लाइट को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मीडियम की आवश्यकता नहीं है तो कौन सी वेव होगी? वो नॉन मैकेनिकल वेव होगी। और वो कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक वेव को, एक एग्जांपल लेते हैं हम कैसे लाइट वेव की, ये तो प्रूफ कर दिया नॉन मैकेनिकल वेव है। जैसे अगर मैं लाइट का एक रूम है, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स रख दिया S, तो ये जरूरी अगर रे होती लाइट तो सीधा एक रे जाती, मतलब रे जाती बहुत सारी, तो अपोजिट जो इसके अपोजिट वॉल थी वहीं पर जाके लाइट गिरनी चाहिए थी, पर ये लाइट क्या पूरे रूम में फैल जाती है। लाइट क्या होती है? बैंड हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है हर कॉर्नर में। इसका मतलब क्या हो गया? लाइट क्या एक वेव है, रे नहीं है। रे होती तो सीधा अपोजिट टू द वॉल ही जाके गिरती और वहीं हमें रोशनी हुई दिखाई देती। पर लाइट क्या है? पूरे कमरे में हर कॉर्नर में फैल जाती है। दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं लाइट इज नॉट अ रे, दैट इज अ वेव। वेव की तरह सेपरेट हो जाती है। फिर बात आती है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स क्या है? क्वांटम ऑप्टिक्स में लाइट को मानते हैं एज अ पार्टिकल की लाइट ना ही वेव है ना ही रे। लाइट एक पार्टिकल है, वेव नहीं है। पार्टिकल क्या है? पार्टिकल का नाम भी क्या रखा गया? फोटोन। दैट इज अ फोटोन। लाइट क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिनको कहते हैं हम फोटोन। फोटोन का अर्थ होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोन का क्या अर्थ होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये सब किसने बताया था? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? प्लैंक्स ने। ये 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत, जो प्लैंक्स ने दी थी। प्लैंक्स ने ये कहा था कि जो लाइट है दैट इज नॉट अ वेव, वो क्या है? पार्टिकल से बनी हुई है, पार्टिकल है। पार्टिकल का नाम दिया उन्होंने फोटोन। फोटोन का अर्थ होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो अब दुविधा ये है कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। वेव की बात सच हो रही है क्योंकि वेव भी कुछ फिनोमेना शो कर रही है। जैसे मतलब लाइट ऐसे 2 फिनोमेना शो करती है जिससे पता चलता है, जिससे प्रूव होता है कि लाइट एक वेव है। वेव है, फर्स्ट है हमारा डिफ्रैक्शन और एक होता है इंटरफेरेंस। हम 2 है, एक तो इंटरफेरेंस, एक डिफ्रैक्शन। ये दोनों फिनोमेना लाइट शो कर रही है और शो में इनको प्रूव हम जब ही कर सकते हैं जब हम लाइट को क्या माने? एक वेव माने। तो मतलब लाइट एक वेव है। दूसरी जगह कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। वो फिनोमेना हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब हम लाइट को एज अ पार्टिकल माने, क्योंकि अगर हम वेव मानेंगे तो फिनोमेना प्रूव हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब लाइट तो भाई वेव भी है और पार्टिकल भी है। इसलिए हम क्या कहते हैं? लाइट क्या है? ड्यूअल नेचर शो करती है। लाइट शो ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब वो लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, दोनों ही नेचर क्या है? लाइट शो करती है। उसी प्रकार पार्टिकल के बारे में भी एक साइंटिस्ट है डी ब्रोगली।
डी ब्रोगली ने क्या दिया, अगर लाइट भी ड्यूअल नेचर शो कर रही है, लाइट भी वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, तो मैटर भी बिहेव कर सकता है। और ऐसा उन्होंने प्रूफ भी कर दिया, पर वो ओनली एप्लीकेबल टू द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए वो फॉलो होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो दैट इज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने सुना होगा, जो एटम में न्यूक्लियस की चारों ओर घूम रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी शो करता है, तो मैटर भी पार्टिकल वेव दोनों नेचर शो करता है, तो मैटर भी ड्यूअल नेचर शो कर रहा है। और जो उसकी वेव होती है, मैटर जो वेव शो करता है उसे मैटर वेव कहते हैं, डी ब्रोगली वेव कहते हैं। इन सब के बारे में स्टडी करते हैं 11th क्लास में। यहाँ पे हमने थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली। तो हमें 10th क्लास में केवल पढ़नी होती है हमारी रे ऑप्टिक्स, उसके फिनोमिना, कैसे लाइट से इमेज बनती है वगैरह, मिरर, लेंस, ये पढ़नी है। तो ज़्यादा हाई लेवल तक पहुँच गई। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट पहले हमने पढ़ा थे 8th क्लास में। 2 नंबर में आते हैं रिफ्लेक्शन के, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 नंबर में आते हैं, और वहाँ पे हम 8th क्लास में इनको रटते हैं, नहीं समझते। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, इट इज bouncing back of light in the same medium. जब एक ही मीडियम में क्या है, लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाउंस हो जाती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जैसे अगर ये कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट आती है, लाइट हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स हम लाइट के क्या मानेंगे, रे की तरह मानेंगे। तो क्या क्या है, रे ऑफ लाइट आई और इससे इस पर टकराई, और टकराई तो ये बाउंस बैक होगी, मतलब वापस लेगी इन द सेम मीडियम लिखना जरूरी है, इन द सेम मीडियम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब जिस मीडियम में शुरुआत में थी उसी मीडियम में वापस आ गई है, बाउंस बैक होके, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए 2 लॉ होते हैं। लॉ क्या होते हैं, कानून। कोई भी फिनोमिना हो रहा है तो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, उसके 2 नियम दिए गए हैं, 2 लॉ दिए गए हैं कि रिफ्लेक्शन होते समय ये चीज होती ही होती है। लॉ कुछ होते नहीं है, साइंटिस्ट बना देते हैं, मतलब नेचर में कोई चीज होती दिखाई दी, उन्होंने रिफ्लेक्शन होता दिखाई दिया। और रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा था, वो नेचर में अपने आप हो रहा था, उसके भी उन्होंने अपने आप बना दिए कि ये लॉ है इसके, इस फिनोमिना की, मतलब ये फिनोमिना होगा तो ये ऐसे ही होगा, ये चीज होंगी ही होंगी, तो इनको कह देते हैं हम लॉ, किसी भी फिनोमिना के लॉ। तो उसी प्रकार रिफ्लेक्शन के भी 2 लॉ हैं जो हमें पढ़ने हैं। बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉ दिए गए हैं रिफ्लेक्शन के, जो 8th क्लास में सब निरटे होंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, जब किसी फिजिसिस्ट ने भी ये लॉ दिए होंगे, उस साइंटिस्ट ने क्या देखा, जब भी कोई रे फॉल करी इस पर, तो जो रे फॉल करती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जो हमारी रे वापस उसी मीडियम में चली गई उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव रे। और एक बनाते हैं हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उस सरफेस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन फिनोमेना हमारा हो रहा है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसे कहते हैं हम नॉर्मल। और जो एंगल ये इंसिडेंट रे बनाती है विद द नॉर्मल, दैट इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, दैट इज डिनोटेड बाय आई। उसी प्रकार जो एंगल ये बना रही है हमारी रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज नोन एज
रिफ्लेक्टेड एंगल दैट इज नोटेड बाय आर। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये क्या है, इंसिडेंट एंगल है। तो लो क्या दिया कि जो इंसिडेंट एंगल होता है दैट इज एंगल आई, वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल आर के। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो इंसिडेंट एंगल हो हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। तो ये बना दिया लो कि हमेशा होगा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसा होना ही होना है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल हमेशा इक्वल होंगे ही होंगे। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या बनाया, जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल वो लाई करेंगे, लाई मतलब उसी प्लेन में, लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन क्या होता है, 2D थिंग्स, 2D सरफेस को क्या कहते हैं, प्लेन जिसमें केवल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दो ही कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, जिसमें 3 हो जाती है उसे कहते हैं हम 3D, 3 डायमेंशन। जिसमें 2 डायमेंशन होती है उसे कहते हैं हम 2D, और 2D सरफेस को कहते हैं हम प्लेन। तो सेम प्लेन में जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल केवल एक ही प्लेन में लाई करती है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी क्या है, एक प्लेन है, और इस प्लेन में क्या है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, इंसिडेंट रे भी और नॉर्मल, तीनों ही एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दैट इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। है ना, बहुत ही आसान। इनको रटने की कोई जरूरत है ही नहीं, एक बार समझ लिया तो ये हमेशा ही याद रहेंगे। रटी हुई चीज़ हम भूल जाते हैं पर समझी हुई चीज़ कभी नहीं भूलते, तो हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। साइंस अगर 11th-12th में लेनी है तो उसको समझ के ही हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, रटने से काम नहीं चलता। केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे केमिस्ट्री तो बहुत सारे रटते ही हैं, पर केमिस्ट्री में भी समझना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रटनी पड़ती हैं, पर हर एक चीज़ रटने की नहीं होती, समझने की होती है। अब बात आती है हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी जाती है, इट इज अ इंटरसेक्शन, it is the intersection of incident ray। किसी भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसे हम डिनोट क्या करते हैं, जहाँ पर सारी इंसिडेंट रे आकर मिल रही हैं, जहाँ से रे निकल रही है, उन सबको कहते हैं हम, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये भी समझ में नहीं आएगा जब हम मिरर के और स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर जहाँ पे इमेज बनाने स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी के लिए याद रख लेते हैं हम, जो क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरसेक्शन होता है कहाँ का, इंसिडेंट रे का। इंसिडेंट रे भी होती हैं जो निकलती हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट में इमेज बनाने के लिए। इमेज क्या होती है हमारी, इंटरसेक्शन होती है किसका, रिफ्लेक्टेड रे। जो हमारी रिफ्लेक्ट होकर रे आई है वे जहाँ पर भी एक दूसरे से मीट करती हैं, जहाँ पे मिलती हैं, उसको कहते हैं हम क्या, इमेज। इमेज क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है जिनका, रिफ्लेक्टेड रे का। और जरूरी नहीं है वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, वहाँ पे भी इमेज मिल सकती है। जैसे इमेज में हमारी 2 तरह की होती है, होते हैं हमारी रियल इमेज, एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज वो इमेज होती है जो हमेशा, मतलब जो हम स्क्रीन 8th क्लास में यही पढ़ा होगा कि रियल इमेज क्या होती है, जिसको हम स्क्रीन पर ला सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पढ़ते हैं। तो होती क्या है, रियल वो इमेज होती है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे सच में आके मिल रही हैं, जहाँ पर सच में आके मिलती हैं, जो उससे बढ़ने वाली इमेज कहते हैं हम रियल इमेज। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जहाँ पर इमेज, वर्चुअल का मतलब भी क्या होता है, इमेजिनरी। कल्पना, हमने केवल मानना है, वो तो मन
मनगढ़ंत बढ़ तो रही है इमेज, मतलब बढ़ रही है। तो हमने देखा कि इमेज वहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आकर मिल भी नहीं रही है, पर इमेज वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो भी रही है। तो हमने मान लिया, इमेजिन कर लिया, मान लिया कि ये रे यहाँ के पीछे आके मिल रही होंगी, वहाँ पे मिल नहीं रही है। हमने वो सोचा है, इमेजिन किया है, उसलिए जो इमेज बनती है उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज। बढ़ती तो है पर हमने उसे सोचा है कि ऐसे बढ़ रही होगी, तो इसको कहते हैं वर्चुअल या इमेजिनरी वेव। ये हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते, कैन नॉट ड्रॉन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर नहीं लाई जा सकती। 8th क्लास में ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पर ला सकते हैं, वर्चुअल वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते। तो दो तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है, रियल एंड वर्चुअल। सबसे पहले बात आती है हमारी किसकी, एक चीज पढ़ते हैं पहले, प्लेन मिरर। जो सुबह आप शीशा देखते हो ऊपर, वो डेट इज प्लेन मिरर, उसके बारे में स्टडी करेंगे अब हम। प्लेन मिरर क्या होता है, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इमेज बनती है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है, तो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, होता है गिलास। प्लेन मिरर क्या था, एक गिलास था, उस पे एक सरफेस तो हमने क्या कर दिया, सिल्वर की कोटिंग कर दी। और दूसरी तरफ हम अपने सुंदर से चेहरे को उसमें देख सकते हैं। तो क्या होता है, ग्लास होता है, गिलास की एक साइड कोटेड होती है विद सिल्वर, अनदर साइड को कहते हैं मिरर, उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं क्योंकि उस पर हम अपने चेहरे को देख पाते हैं, उसी से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस सरफेस से, जो कहते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसको हम बनाते कैसे हैं, ऐसे एक डंडा बना दिया, जो सिल्वर से कोटेड है उस साइड तो हम ऐसे बनाते हैं, तो दूसरी साइड क्या होगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, यहीं पे रिफ्लेक्ट होके इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो अब देखते हैं इमेज कैसे बनती है एक प्लेन मिरर से। इसलिए हमने प्लेन मिरर, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन मिरर के सामने रखा है, तो इसकी इमेज बनाएंगे। वो इमेज कैसे बनती है, एक ऑब्जेक्ट, उससे बहुत सारी लाइट की रे निकल सकती है, इनफाइनाइट रे। उसमें से मान लिया हमने एक रे निकली, वो ऐसे आई, ठीक है। अब ये साइड तो कोटेड है, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट क्या वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी, इसके आर पार नहीं जा सकती। अगर सिल्वर की कोटिंग नहीं होती तो लाइट ग्लास के आर पार से जाती है, पर यहाँ पे क्या है, सिल्वर की कोटिंग, तो क्या बन गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस, उससे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आनी है। अब देखो नॉर्मल ड्रा करेंगे तो हम नॉर्मल भी इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, नॉर्मल भी ऐसे ड्रॉ होगा, तो मतलब जब इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो लाइट क्या है, वापस ही ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। एक रे मान ली मैंने ऐसे इसमें से निकली और ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक कर दी, एक रे निकली यहाँ पे स्ट्राइक कर दी, ठीक है। अब क्या होगी, एक रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पहले ड्रा करेंगे हम नॉर्मल, जितना एंगल यहाँ पे बना रहा है उतने एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे वैसे निकल जाओगी, तो दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे कोई। उसी प्रकार यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रा करेंगे, जितना एंगल ये बना रहा है उतने एंगल से बना के ये रे निकल जाओगी यहाँ से, रे रिफ्लेक्ट होके सीधी चली जाओगी ऐसे।
तो मैंने आप शुरुआत में इमेज की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, इमेज की पहले ऑब्जेक्ट ही देखो। ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरसेक्शन है किसका, इंसिडेंट रे का। तो इंसिडेंट रे कौन सी है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 इंसिडेंट रे। ये तीनों आगे कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही है ना। तो जहाँ पर भी इंसिडेंट रे आकर मिलती है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ऐसे डिफाइन करती है। उसी प्रकार अब आते हैं इमेज। इमेज कहाँ बनती है, इमेज तो यहाँ बनती है। अगर हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमारी इमेज मिरर के अंदर बनी हुई दिखाई देती है। तो इमेज तो इसके अंदर बननी है। इमेज की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रे तो देखो, एक रिफ्लेक्ट रे यहाँ पे चलेगी तो एक यहाँ पे गई, देखिए वापस आ रही है। ये तीनों तो यहाँ एक दूर दूर से मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही। एक तो सीधी वहाँ पे जाओगी, एक सीधी ऐसे निकल जाओगी, एक सीधी निकल जाओगी नीचे की तरफ। तो कभी मीट नहीं करेंगी मतलब इमेज नहीं बनेगी। और इमेज तो बनी हुई दिखाई देती है मिरर में। तो कैसे बन रही है, इसका मतलब इमेज को रिफ्लेक्टेड रे रियल में कहीं पर मिल नहीं रही है, लिटरली दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, वो रियल इमेज तो हो ही नहीं सकती। अगर रियल इमेज होती तो ये तीनों रे कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देती। तो ये आपको कहीं पर मिल नहीं रही है। तो दूसरा केस क्या कहता है, इमेज तो बन रही है पर मिल नहीं रही है रियल में। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी क्या होती है, वर्चुअल इमेज। बट अभी होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। उसमें हम पढ़ते हैं जो इमेज है प्लेन मिरर बनाता है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल इन नेचर होती है, मतलब इमेजिनरी होती है। तो इसका मतलब हमें इमेजिन करना पड़ेगा। देखो अब रे कैसे मेक कर सकते हैं, अगर मैं ये रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये यार पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया ऐसे, और इसको भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, थोड़ी पास होंगे तो अच्छे से ड्रॉ नहीं हुई। तो यहाँ पे जाके क्या है, वर्चुअली मिल जाती है, इमेजिनरी मैंने मान लिया यहाँ पे आके मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज की फॉर्मेशन होगी और ये इमेज दिखाई देती है मिरर के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि ये रे कहीं इस पॉइंट से अंदर से आ रही है, और ये पॉइंट हमारी आंखें ऐसे विजुअलाइज करती हैं कि मिरर के अंदर से ये रे ऐसे आ रही होंगी। और जो यहाँ पे हमारे आई में बीच जाके मिरर में जैसे हमें दिखाई देते हैं कि यहाँ से आ रही हैं, तो पीछे जहाँ पे मिलती होंगी तो वहीं से मान लेती है हमारी आई की यहाँ पे इमेज बन रही है, और उसी इमेज को हमारी आई में रेटिना में उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे मिल रही हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से रे आ रही है, तो यहाँ से आ रही है मतलब यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे क्या है, इमेज है तो वो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या है, इमेज की फॉर्मेशन होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है हमें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आती भी है पेपर में। जो इसकी इमेज फॉर्मेशन हुई है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट आती हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो हमारी वर्चुअल है। दूसरा वो इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, हमारी इमेज सीधी बनती है। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी मिरर में इमेज भी ऐसे ही दिखाई देती है, सीधी खड़ी, उल्टी नहीं बनती है, सीधी बनती है। सीधी बन रही है तो उसको कहते हैं रिएक्ट इमेज। अगर उल्टी बन रही हो तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पर कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। दूसरा पॉइंट आता है हमारा जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर वो इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस के फ्रॉम द प्लेन मिरर। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे इस प्लेन मिरर से, ये d
और जो इमेज की डिस्टेंस है वो प्लेन मिरर से वो भी डी ही होती है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, मिरर इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन दैट इंटरसेक्ट या बाइस, इंटरसेक्ट तो काटना होता है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको प्लेन मिरर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है डी डी में। प्लेन मिरर को हम कह सकते हैं बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, लाइन का, उस लाइन का जो ज्वाइन कर रही है ऑब्जेक्ट को और इमेज को। तीसरी बात आती है हमारी ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम डिनोट करते हैं एच से, और जो इमेज की हाइट है उसको डिनोट करते हैं एच डैश से। कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट थी रियली उतनी ही हमारी मिरर में इमेज की हाइट में दिखाई देती है, इमेज भी उतनी लंबी दिखाई देती है जितनी ऑब्जेक्ट होता है। फोर्थ आती है हमारी जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म होती है। लेटरली का मतलब क्या होता है, साइड वाइज, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, इन्वर्टेड लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है साइड वाइज से उल्टी। जैसे अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मेरा जो ये राइट हैंड है वो इमेज में लेफ्ट दिखाई देता है, और जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज में राइट हैंड दिखाई देता है, मतलब साइड वाइज क्या इमेज उल्टी होगी, इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो हमारी प्लेन मिरर की इमेज क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज की जो फॉर्म होती है किससे, प्लेन मिरर से, तो हमें ये याद रखनी है। तो प्लेन मिरर के बाद हमारी बात आती है किसकी, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो हमें पढ़नी है 10th क्लास में, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फीयर। स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, सर्कल होता है हमारा 2D थिंग, 2D फिगर होता है, प्लेन फिगर होता है। 10th क्लास में भी क्वेश्चन भी आता है मैथ में, सर्कल वाले चैप्टर में, सर्कल इज अ डैश फिगर दैट इज प्लेन फिगर। प्लेन मतलब तो 2D है, 2D मतलब इसकी दो डायमेंशन है किसकी, सर्कल की। पर स्फीयर क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। वो सर्कल और स्फीयर में ये डिफरेंस है, स्फीयर क्या है 3D ऑब्जेक्ट है, जबकि सर्कल क्या है 2D है। अब मैंने बोर्ड बनाया तो ये सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी प्लेन है जिसमें मैंने बनाया है, तो ये इमेज भी प्लेन ही बनेगी, जो मैंने बनाया है ये भी प्लेन ही बनेगा। प्लेन क्या होता है, सर्कल होता है। हमें बात कर रही है स्फीयर की, स्फीयर क्या है 3D है। स्फीयर में अगर ये स्फीयर तो ले लिया, स्फीयर किसका लिया मैंने, मेरे गिलास का लिया है। एक स्फीयर है गिलास का बना हुआ, तो इसमें एक साइड मैंने कोटिंग कर दी अंदर से किसकी, सिल्वर की, जो इसकी आउट साइड बनेगी हमारी कैसी, रिफ्लेक्टिंग। अंदर की क्या होगी, कोटेड होगी किससे, सिल्वर से, बाहर की हो रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मैंने क्या किया, इसका एक ही साइड से कट कर दिया, तो ये जो मिरर हमारा बनता है कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। इसकी इस साइड तो इसको कहते हैं कनकेव साइड, कनकेव साइड मतलब इनर साइड है, इनर साइड क्यों ऐसे, इसकी जो इसकी ये साइड है क्या है, सिल्वर से कोटेड है, जबकि ये साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो इस टाइप के मिरर को कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर। वैसे ये दिखाई दे रहा है ऐसा, पर होता असल में कैसा है, सर्कल ही होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है बाहर से, सर्कल है वो उभरा हुआ है ऐसे, उसकी जो इनर साइड है वो क्या है, सिल्वर से कोट है, मतलब आउटर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो उस तरह के मिरर को कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। उसी प्रकार अगर मैंने
इसकी ये साइड क्या कर ली, आउटर साइड पर सिल्वर की कोटिंग कर दी और इसे ऐसे कट कर लिया, तो इमेज कैसा मिरर बनेगा हमारा, ऐसा मिरर बनेगा जिसकी आउटर साइड पे क्या है, सिल्वर की कोटिंग है, इनर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखो इसे याद करने का तरीका, इसे कहते हैं कनकेव। कनकेव का मतलब गुफा, गुफा मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है, गुफा के अंदर, गुफा मतलब ऐसा, ऐसा मतलब कनकेव मिरर। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, केव के अंदर है, जिसको कहते हैं कनकेव मिरर। और दूसरा हमारा ऐसे याद कर सकते हैं कन्वेक्स मिरर, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, उभरा हुआ है, बाहर की साइड है, मतलब कनकेव में क्या है, इनर साइड होता है केव की साइड। तो दो मिरर के बारे में पढ़ना है, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। ये दो स्फेरिकल मिरर, ये 12th में भी पढ़ने ऐसे ही। एक होता है कन्वेक्स, एक कनकेव, जिनका डेली यूज में बहुत यूज करते हैं डेली, ऑटोमोबाइल्स में, बाइक में, जो घर में सेविंग मिरर होता है वो भी कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मिरर से, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स की। तो ये क्या है हमारा, कौन सा मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, केव के अंदर है, तो इसे कहते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। अब इसके सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर होते हैं ओ से। सेंटर पॉइंट से क्या है, क्या पास हो रही है, सेंटर पॉइंट नहीं कहते इसको, मतलब इस मिरर के सेंटर से यहाँ से क्या पास हो रही है, एक लाइन पास हो रही है, जिसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो सेंटर है इसको कहते हैं पोल, इट इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर। एक होता हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस कर्वेचर, उसका कर्व का पार्ट, जो स्फीयर था, जिस स्फीयर से मैंने ये मिरर काटा है, उस मिरर का जो सेंटर था उसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका भी सेंटर, जिस मिरर से बना हुआ है उसका जो सेंटर है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। और एक होता है कर्व, एक होता है कर्वेचर। कर्व क्या होता है, 2D है, कर्व क्या है, 2D फिगर है, ये हो गया हमारा कर्व। ऐसे अगर मैं इस कर्व को 3D स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या, उसको कहते हैं कर्वेचर। ये क्या है, कर्वेचर एक 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, 2D और है ये 3D। जिसका सेंटर है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो पोल से और सेंटर के बीच की दूरी होगी है क्या होगी हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस किसकी, जिस स्फीयर से एक निकाला गया उसकी जो रेडियस है वही होगी ये r। तो इस पोल के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को कहते हैं रेडियस। और इस रेडियस के हाफ एक पॉइंट होता है, इसे कहते हैं फोकस। इट इज नोन एज द फोकस पॉइंट ऑफ दिस मिरर। ये कुछ टर्म है जो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक एक करके इनकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। पहली बात प्रिंसिपल एक्सिस की, एक क्या ये इनका एक लाइन है जो पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक लाइन है जो पास करती है हमारे किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और पोल से जो लाइन गुजरती है उसको कहते हैं हम क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है, डेफिनेशन तो कुछ नहीं, मतलब पोल क्या है, जो मिरर है उसका जो मिड पॉइंट है उसको कहते थे हम पोल। और जो इसका डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है उसको कहते हैं अपर्चर। अपर्चर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ
रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर के जिस सरफेस से मिरर का जितना सरफेस है जिससे लाइट जा रही है रिफ्लेक्ट हो रही है उसका जो डायमीटर यहाँ से लेकर इसके फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या आती है हमारी अपर्चर होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता लग गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच दिस मिरर हैज बीन ड्राइव्ड। जिस मिरर से ड्रान निकाला गया है, जिस स्फेरिकल मिरर से मिरर निकाला गया है उसका जो सेंटर होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार रेडियस को कह देंगे हम। रेडियस क्या है? उस स्फीयर की रेडियस जिस स्फीयर से ये स्फेरिकल मिरर या दैट इज कनकेव मिरर निकाला गया है। अपर्चर हमारा डायमीटर हो गया जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इस मिरर का जो डायमीटर है उसको कहते हैं हम अपर्चर। होल क्या है? इसका मिड पॉइंट है जिसका मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन पास कर गया थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द होल। अब आता है फोकस की मेन डेफिनेशन। फोकस क्या है? फोकस की डेफिनेशन लिखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या एक पॉइंट है इस पर प्रिंसिपल एक्सिस पर where the range जहाँ पर क्या है जो रेज हैं जो पैरेलल होती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या एक पॉइंट है कहाँ पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पे है। कहाँ पर? जहाँ पर जो रे हैं कौन सी रे जो पैरेलल होती हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के मीट करती हैं। अपीयर टू मीट जो दिखाई देती हैं और मीट कर रही हैं या वहाँ से निकलती हुई या अपीयर टू डाइवर्ज। आफ्टर रिफ्लेक्शन तो इसकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है। फोकस की डेफिनेशन क्या है? फोकस क्या है? एक पॉइंट है। कहाँ पर पॉइंट है? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर कोई रे पैरेलल है, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ मीट होती दिखाई देगी। मतलब ये रे है वो हमेशा फोकस से पास होगी, वहाँ से पास होती व मीट होती दिखाई देगी, या फिर वहाँ से वो डाइवर्स होती है, फैलती हुई दिखाई देगी, निकलती हुई दिखाई देगी। तो अब सब अभी तो ये समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं हम सब कहने का क्या मतलब है। देखो एक ये क्या है? कनकेव मिरर ले लिया हमने। It is a principal axis. This one is the pole of the mirror. This is the center of curvature. This is focus point of the mirror. अब डेफिनेशन क्या थी? फोकस एक पॉइंट है। जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मिरर पर फॉल करती है, तो हमेशा क्या है वो एक पॉइंट से पास होती दिखाई देती है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो रे क्या है एक पॉइंट से पास होती दिखाई देती है और उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस ऑफ द पॉइंट, फोकस ऑफ द मिरर। देखो अब इस मिरर पे मैंने क्या ड्रा करना है? नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल आपने पढ़ा होगा सर्कल में, अगर इस पॉइंट में कोई नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करना चाहता हूँ तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता दिखाई देगा। और ये यहाँ पे रॉ ऑफ डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो ये जो भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा एक पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस। तो ये रे भी यहाँ से पास होती है, और कोई रे होगी वो भी यहाँ से यहीं से पास होगी, और कोई रे होगी तो वो भी
फोकस से ही पास होती है, फोकस पे ही इमेज की फॉर्मेशन होती है। अगर सारी रे कहाँ से आ रही हैं, मतलब कहाँ पर कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो हमेशा एक पॉइंट से पास होती दिखाई देती हैं या डाइवर्ज होती दिखाई देती हैं। अब कनकेव मिरर में तो यहाँ पे रियली मीट करती हैं, पर डाइवर्ज का मतलब समझ में नहीं आया, तो डाइवर्ज होती दिखाई कहाँ देती है, हमारे कन्वेक्स मिरर में। अब तो देख लिया, एक बात तो क्लियर होगी, मतलब यहाँ अपीयर टू मीट दिखाई देती है, मिलती हुई कहाँ, उस पॉइंट पर जो वे पैरेलल होते हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ऐसा तो होता है हमारे कनकेव मिरर में। जबकि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अपीयर टू डाइवर्ज, जो फैलती हुई दिखाई देती है उस पॉइंट से। तो कैसे, तो हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस पॉइंट, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव सरफेस ये है, तो रे यहाँ पे आऊँगी ऐसे, जो भी रे कैसी आ गई हमारी, परपेंडिकुलरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो हमेशा किस पॉइंट से डाइवर्ज होती दिखाई देती है, कन्वेक्स मिरर में। देखो अब इस मिरर को एक क्रॉस तो कर नहीं सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे सिल्वरिंग हो रखी है, तो हमेशा क्या होनी है, रिफ्लेक्ट होनी है। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ तो नॉर्मल बात हो चुकी है, हमेशा किससे पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे। उसी प्रकार ये रे थी, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे चली जाओगी, और कोई रे आई तो भी हमेशा ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, चली जाओगी। तो फोकस का तो यहाँ कुछ रोल हुआ ही नहीं, होगा रोल कैसे होगा, जिस प्रकार मैंने प्लेन मिरर में रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया था, इनका हम कैसे गए हैं, रे को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। तो रे को हम पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करते हैं तो ये सारी रे एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है, उसको कहते हैं हम फोकस पॉइंट। मिलती हुई दिखाई देती है। अगर मैं बाहर से यहाँ पर देख रहा हूँ, कोई यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, तो उसको यहाँ से डाइवर्ज होती दिखाई दे रही है, डाइवर्ज मतलब निकलती हुई दिखाई दे रही है कि इस पॉइंट से ये तीन रे निकल रही हैं, तो निकल रही है मतलब अपीयर टू डाइवर्ज, उसे कहते हैं फोकस पॉइंट। जिस पॉइंट से रे या तो मिलती हुई दिखाई दे रही है, मिलती हुई दिखाई देती है कनकेव मिरर में, और अपीयर टू डाइवर्ज जो फैलती हुई या निकलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें वो होता है हमारे कन्वेक्स मिरर में, उसी पॉइंट को कहते हैं हम फोकस पॉइंट। तो हमेशा याद रखना है। अब इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, हम केस बनाएंगे कनकेव मिरर के, कन्वेक्स मिरर के, तो वहाँ पे ये लाइन तो हमेशा याद ही रखनी है कि अगर किसी भी मिरर के, चाहे कन्वेक्स हो या चाहे कनकेव हो, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई अगर रे आती है तो हमेशा हमारे फोकस पॉइंट से पास होगी, या तो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी या वहाँ से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। तो ये बात हमेशा याद रखनी। और एक टर्म हो रहा है कि हमारी फोकल लेंथ, जो फोकस और पोल के बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय एफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फोकस को, कैपिटल एफ से, तो स्मॉल एफ से क्या होता है, दूरी होती है किसके बीच में, डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ मिरर के और फोकस पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। ऐसे ही कनकेव मिरर में, ऐसे ही कन्वेक्स मिरर में। तो इसके बाद में पढ़ने हैं तो डिफरेंट केसेस कि कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, उसके बारे में पढ़ना हमें आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कैसे डिफरेंट पोजीशन से डिफरेंट इमेज बनती हैं। थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल इज स्टडीज़ पर।